बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। और अब एक और पेंडोरा खुल चुका है। पेंडोरा बॉक्स, वैसे तो ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, लेकिन पेंडोरा लीक्स ने वो पेंडोरा बॉक्स खोला है जिसमें वो तमाम नाम हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज़ हैं। अच्छा, इस पर अक्सर डिस्कशन होती है कि जी ऑफशोर कंपनी का क्या मतलब है, इसमें क्या बुराई है? यानी अगर मेरा बिजनेस पाकिस्तान में है और मैं कहीं बाहर जाके कंपनी बना लेती हूँ तो व्हाट्स द बिग डील इन इट? लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, पूरी दुनिया में उनका बिजनेस होता है। मसला ये है कि जहाँ आपके मुल्क को आपके काम से ठेस पहुंच रही हो, आप यहाँ का पैसा ले जा रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, या आप टैक्स से बचने के लिए अपनी इनकम को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र ना कर रहे हो, वहाँ क्रिएट होता है मसला। अब जिसका नाम लीजिए या जो ईंट उठाइए, जो पत्थर उठाइए, जो बिग शॉट का, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इनकी कोई ऑफशोर कंपनी है, इन्होंने टैक्स से बचने के लिए कुछ ना कुछ किया है। पेंडोरा लीक्स में किस किस के नाम आए हैं, उससे क्या हमारी किस्मत बदल जाएगी? क्या हमारी सोच बदल जाएगी? क्या उस पर कोई ऐसा है उनमें से जो कैफरे किरदार तक पहुंचेगा? आखिर होगा क्या? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब। अमीर, इस्लामाबाद का माहौल, मौसम कैसा है पेंडोरा लीक्स के बाद? जी मौसम तो अब इस्लामाबाद में हम सरमा में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन पेंडोरा लीक्स के हवाले से हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे ज़हन में पैनामा लीक्स का एक तासुर था। पैनामा लीक्स जो है उसमें चूंकि एक बहुत हैवी वेट शख्स का नाम आया, और तो वैसे तो इन टोटल कुछ 400 के करीब पाकिस्तानी थे, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो जिसने जो था वो वाशिफ साहब का नाम उस वक्त ना आता उसमें, और बाकी 399 लोग होते, तो शायद पैनामा लीक्स भी कोई इतनी बड़ी खबर हमारे लिए ना। नवाज शरीफ साहब ने उस खबर को बहुत बड़ी खबर बनाया था। पैनामा लीक्स आई थी अप्रैल 2016 में। सही। अगर आपको याद हो तो एक साल के बाद 2017 में एक और लीक्स आई थी, उसका नाम था पैराडाइज लीक्स। लेकिन पैराडाइज लीक्स लोगों को याद नहीं है। उसकी वजह यह है कि पैराडाइज लीक्स में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान जैसे किसी शख्स का नाम नहीं था। तो ये जो पेंडोरा लीक्स है, इसके बारे में जितनी हाइप क्रिएट हुई थी 2 दिनों में सोशल मीडिया पे और कुछ टीवी चैनल्स ने, तो लग ही रहा था कि शायद बहुत बड़े बड़े बिग जो है सियासत के भी और ब्यूरोक्रेसी के भी और जुडिशरी के भी वो नाम सामने आएंगे। लेकिन अच्छा, मैं इसमें आपसे अमीर एक बात पूछना चाहती हूँ। देखिए, बड़ा नाम मेरे ख्याल में जब एक्स आर्मी ऑफिसर्स के नाम आ जाते हैं तो लोगों को बड़ा नाम ही लगता होगा। जब पीटी आएगी कैबिनेट में और उनके जो वज़रा हैं उनके नाम आएंगे जो आपको हुकूमत कर रही है, और जिसके बारे में इमरान खान साहब हमेशा ये वाजे करते रहे हैं कि जी मेरी जो टीम है उसमें कोई ऐसा आपको शख्स नज़र नहीं आएगा, उनके जब नाम आ जाएंगे तो मौजूदा हुकूमत की बात कर लीजिए, हमारी फोर्सेस की बात कर लीजिए, उन पर तो एक क्वेश्चन मार्क बहरहाल खड़ा होता है। And it is a big news for Pakistanis. जी, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नाम है नहीं बड़े। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ पैनामा के साथ। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेंडोरा लीक्स में बिल्कुल ही ये बहुत फ्लफी है और इसको हमें लाइट देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इस वक्त 3 फेडरल मिनिस्टर्स के नाम आए हैं जी। 2 और लोग हैं इमरान खान साहब की पार्टी के, एक सेनेटर है और एक प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं। 2 ऑपोजिशन के लोगों के नाम आए हैं। इसी तरह से रिटायर्ड जनरल्स के नाम है, एक हमारे साबिक एयर चीफ के 2 बेटों के नाम आ रहे हैं। इमरान खान साहब के एक स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं वकार मसूद, उनके बेटे का नाम आ रहा है। नेशनल बैंक के हमारे प्रेसिडेंट रहे आरिफ उस्मानी, उनका नाम आ रहा है। तो नाम तो है जी, लेकिन अगर आप इसको पैनामा लीक से कंपैरिजन में देखें तो वो बहुत बड़ी खबर बन गई थी नवाज शरीफ साहब की वजह से। ठीक है। अच्छा, अभी इसके अंदर जैसे इमरान खान साहब के हवाले से भी 2 दिन खबरें चलती रही, इमरान खान साहब की भी कोई ऑफशोर कंपनी है इसमें से नहीं। तो अगर इमरान खान साहब की कोई कंपनी निकल आती और वो छुपाई गई होती तो यकीनी तौर पे ये भी पैनामा लीक्स की तरह एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल बन जाता। अच्छा, इमरान खान साहब का इसमें जो है वो खास स्कैंडल सामने नहीं आ सकता। जिस तरह नवाज शरीफ साहब का स्कैंडल सामने आया या उनकी खबर सामने आई पैनामा लीक्स में, जैसे कि आपने बताया,
उसके बाद हमारे यहाँ नैब भी हरकत में आ गई, हमारे और इदारे भी हरकत में आ गए। डाउन द लाइन हमने देखा कि सारे ही लोग उनके खिलाफ हो गए और जी मुस्लिम लीग नून ने जो जो कुछ किया उसको पछाड़ने के लिए, उसको उखाड़ने के लिए, उस पर बात करने के लिए तमाम फोर्सेस यकजा हो गई। तो इसी तरह से अब पीटीआई के अगर रहनुमाओं का, पीटीआई की जो कैबिनेट है या उनकी जो टीम है उनके नाम सामने आए हैं, तो मेरे ख्याल में अब भी बाकी इदारों को हरकत में आना चाहिए। आप क्या समझते हैं, ये पेंडोरा लीक्स के बाद अब ये जो पेंडोरा बॉक्स खुला है, इसके बाद क्या कोई इदारे हरकत में आएंगे? क्योंकि नियर माजी में अगर हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि पीटीआई के लोगों का जब नाम सामने आता है तो उसे किसी ना किसी तरह अंडर द कारपेट कर दिया जाता है। अच्छा नुसरत, देखे जो पैनामा लीक्स था उसके अंदर भी 400 पाकिस्तानी थे। आप मुझे सिवाय शरीफ खानदान के किसी और 399 लोगों के नाम गिनवा सकते हैं? नहीं। तो इदारे उस वक्त भी हरकत में नहीं आए थे। अच्छा, ये तो एक हमारी खाम ख्याली है कि हमारे इदारे वो तो चूंकि नवाज शरीफ थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे जी, उस वक्त उनकी हुकूमत थी पार्टी और पीटीआई की ऑपोजिशन थी। मीडिया में उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा बयानिया चला रहा था। उनके उससे पहले कुछ ऑलरेडी उनके ऊपर करप्शन के स्कैंडल्स 90s के दौर से चले आ रहे थे। तो वो इतनी लाइमलाइट पे आ गए, फिर उनके खिलाफ एक मूवमेंट चली, उस मूवमेंट में उनके खिलाफ फिर जीआईटी बनी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर उनके केसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चले। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। तो इदारे उस वक्त भी कोई हरकत में खास नहीं आए थे। अगर तो आपके ख्याल में इदारे अभी भी हरकत में नहीं आएंगे? ये यूजलेस है, ये पेंडोरा बॉक्स खुला सामने आया एंड इट इज यूजलेस। इट वाज मेंट फॉर द इंफॉर्मेशन ओनली। एग्जैक्टली। आप देखिए ना, इनमें से जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, इनमें से एक फैसल वाडा साहब है। हाँ जी, बिल्कुल। फैसल वाडा साहब के ऊपर 2 तरह के स्कैंडल पहले से चल रहे हैं। हाँ जी। एक ड्यूअल नेशनैलिटी का, उन्होंने अपनी शरीयत को छुपाई जी, लेकिन उनको इमरान खान साहब ने मक्खन में से बाल की तरह निकाल लिया, उनको एमएनए से हटा के फौरी तौर पर सरेंडर बना दिया ताकि उनको वहां से डिस्क्वालीफाई होने से बचा लिया जाए। सही। इसी तरह से उनके खिलाफ एक कंसीलमेंट ऑफ एसेट का भी उन पर इल्जाम है। उनके कुछ एसेट्स हैं बर्तानिया में शायद उन्होंने छुपाए हुए हैं। ये उनके ऊपर एक इल्जाम है। अभी तक ये इल्जाम ना गलत साबित हो रहा है ना सही साबित हो रहा है। इसी तरह से अलीम खान साहब का केस जो है वो न्याय पे चल रहा है। अलीम खान साहब जमानत पर, और बाहर से उनके जो ये सिर्फ दिखावे के लिए चल रहा है या एक्चुअली चल रहा है? देखिए, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत बाहर से जो मेरी अपनी नैब के बहुत टॉप नॉच सोर्सेज से बात हुई है अलीम खान साहब के बारे में, बाहर से कुछ रिकॉर्ड आना है उनके केसेस के बारे में, लेकिन वो रिकॉर्ड जो है वो अभी तक नहीं पाकिस्तान आ पा रहा। लिहाजा उनके केसेस जो है वो स्टैंड स्टिल हो गए, जैसे थे वैसे ही हाल में खड़े हुए। अच्छा, बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे बताइए आप कि ये देखिए एक चीज के जी बाहर से कोई रिकॉर्ड आना है, अभी तक आ नहीं पा रहा, लेकिन जिन लोगों के रिकॉर्ड बाहर से या दुनिया भर में कहीं से भी आने थे, स्विस अकाउंट से आने थे या और किसी भी आइलैंड से आने थे, वो आ गए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं इसमें मिलावट की बू नहीं आती कि जी कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है तो शायद इसी वजह से नहीं आ रहे, या ये जेन्युइन केस है? देखिए, मिलावट की बू तो है, वो तो मैंने आपको बताया ना कि फैसल वाडा की मिसाल मैंने इसीलिए दी कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं उनके ऊपर उस तरह से हाथ नहीं पड़ना चाहिए, ऊपर हाथ पड़ना चाहिए। आप आजम सबाती साहब का केस ले लें। आजम सबाती साहब के खिलाफ एक जीआईटी बनी, उस जीआईटी के अंदर उनको गिल्टी डिक्लेयर किया गया और उस जीआईटी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सील लिफाफे में पेश किया गया साकिब निसार साहब के। मैं उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था जब हमारे सामने ये सारी गिरे। अच्छा। साकिब निसार साहब ने कहा कि आजम सबाती साहब के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए, लेकिन जैसे ही साकिब निसार साहब रिटायर हुए, आजम सबाती साहब को इमरान खान साहब ने दोबारा रीइंस्टेट कर दिया अपनी कैबिनेट के अंदर। तो ये जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं इमरान खान साहब के कॉलो फेल में जो तजाद है वो तो हमें बदतरीन तरीके से नजर आता है। अच्छा, ये तजाद है या उनकी कोई मजबूरी है? ये तजाद है या उनकी कोई मजबूरी है? वो इन लोगों को क्यों दोबारा पर्दे पर लाने चाहते हैं जो पसे पुष्ट चले जाते हैं, जिनके कोई ना कोई ऐसा पेंडोरा बॉक्स निकल आता है, कंट्रोवर्सी नजर आती है? क्या इमरान खान साहब के पास लोग नहीं है, लोगों की कमी है, एतमाद नहीं है, या इन लोगों को ये लोग उनसे करीब बहुत हैं? क्या वजह है? उनकी मजबूरी है क्या कोई? देखिए नुसरत, सियासतदानों की मजबूरियां ही होती हैं, उनको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि जब कोई पॉलिटिशियन, कोई हुक्मरान कॉम्प्रोमाइज करता है अपने इक़्तिदार को दूर देने के लिए, तो कभी भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। उसकी सबसे क्लासिक एग्जांपल हमारे सामने परवेज मुशर्रफ साहब की है। परवेज मुशर्रफ साहब ने इतने कॉम्प्रोमाइजेस किए, उन्होंने क्वाफ लीग बनाई, उन्होंने एनआरओ किया, उन्होंने रिफॉर्म्स लाने थे, वो रिफॉर्म्स लेकर नहीं आए, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी करना थी, उन्होंने नैब बनाया, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से अकाउंटेबिलिटी को रोक
उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा उनको खुद कहा चेयरमैन नैब को जमाने के जनरल अमजद को इनको छोड़ दो, क्योंकि इनके जरिए से मैंने हुक्मरानी करनी है। और उसका अंजाम क्या हुआ कि आज परवेज मुशर्रफ दुबई के किसी गुमनाम से लैंड के मर्ग पर वो इक़्तिदार नहीं बचा सके। आज उनको वो बहादुर शाह जफर की तरह पाकिस्तान में शायद अपनी कब्र भी नसीब ना हो सके। इमरान खान साहब समेत तमाम हुक्मरानों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर हम इक़्तिदार बचाने के लिए घटिया कॉम्प्रोमाइजेस, छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे, उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो हमें इक़्तिदार 2 दिन तो बढ़ सकता है, लेकिन उस इक़्तिदार को ऐसा दबाव नहीं मिलेगा कि हम लोगों के दिलों में बिल्कुल। इमरान खान साहब भी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, जिनमें से चंद कॉम्प्रोमाइजेस ये भी है। ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल अमेरिका का जिक्र हर गुफ्तगू में ही आता है, लेकिन अब अमेरिका एक बड़ी लाइमलाइट उसको हासिल हो रहा है। उन ममालिक की लिस्ट में वो आ रहा है जहाँ पर अगर आप ऑफशोर कंपनीज बना लेते हैं या इस तरह की का पैसा ले जाते हैं या टैक्स एवेजन अगर आप करना चाहते हैं तो वो एक बड़ी अट्रैक्टिव प्लेस लग रहा है। फिर एक और चीज़ रिसर्च के तहत सामने आई है कि छोटे ममालिक से जो तरक्की पजीर हैं अभी, उन ममालिक से तकरीबन $1 खरब का अमाउंट इकट्ठा किया जाता है सालाना, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन तक ये अमाउंट पहुंचता है। इसी तरह या मनी लॉन्ड्रिंग होती है या टैक्स से बचने के लिए ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती हैं। इसी के तहत जितना कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आप कह लीजिए, क्योंकि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए तो ये क्राइसिस है, उनसे ये पैसा इकट्ठा किया जाता है और इन ममालिक को दिया जाता है। यही अगर चीज चलती रही, वो कि अभी ऐसा महसूस होता है शायद यही चलती रहेगी, तो आप क्या समझते हैं, क्या फ्यूचर है तरक्की पजीर ममालिक का? देखिए, इसको कहते हैं हम नॉर्थ साउथ गैप। नॉर्थ साउथ गैप का मतलब यह है कि दुनिया के जितने भी नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, जिसमें सारा आपका यूरोप है, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, ये सारा जो नॉर्थ है ये तरक्की याफ्ता होता चला गया। और जो आपका साउथ है, जिसमें अफ्रीका है, जिसमें एशिया है, जिसमें लेटिन अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका है, ये सारे बर्रे आज़म जो है ये गरीब हो गए। तो साउथ से पैसा नॉर्थ में गया, नॉर्थ अमीर हुआ और साउथ गरीब होता चला। आप यानी अगर एक आप लाइन खींचे ना ऐसे जमीन के ऊपर नॉर्थ और साउथ के दरमियान, तो आपको नॉर्थ सारा डेवलप्ड नजर आएगा, साउथ सारा जो है वो अंडर डेवलप्ड और गरीब नजर आएगा, मसाइल ज्यादा नजर आएगा। तो ये एक इशू है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन से लेके दुनिया के कई फोरम्स पर बात हो रही है। खुद इमरान खान साहब ने इस बात को कई इंटरनेशनल फोरम्स पर हाईलाइट किया, बल्कि कल जो उन्होंने ट्वीट की, उस ट्वीट में भी उन्होंने $7 ट्रिलियन की एक फिगर को कोट किया है कि इतना पैसा है जो लूट कर इन मुल्कों में जाता है। आप अमेरिका की बात कर रही हैं, तो अमेरिका तो चले एक अपने लिहाज से एक बड़ा ताकतवर मुल्क है, लेकिन बरतानिया जैसा जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो एक सोशल वेलफेयर डेमोक्रेसी है, जहाँ शायद अमेरिका से भी ज्यादा उसूल सख्त समझे जाते हैं जमहूरियत के, वहां में पैसा बिल्कुल नाइजीरिया से लेके मार्कोस तक और मार्कोस से लेके पाकिस्तानी सियासतदानों तक के पैसे बरतानिया जाके डंप होते हैं। फिर स्विट्जरलैंड जो है वो इस बारे में ढका छुपा नहीं है। इसी तरह से जो बाकी आइलैंड्स हैं, जैसे ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, बहामास है, पैनामा है, ये भी टैक्स हेवन, यहाँ पे भी पैसा जाता है। उसके ऊपर तो जारी बात है यूनाइटेड नेशंस को, बल्कि यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है इस करप्शन के हवाले से। अच्छा, तो क्या ये तमाम ममालिक भी मिले हुए हैं, ये तमाम चीज़ें भी ऐसी हैं, जिस तरह आपने पैनामा लीक्स की भी बात की, उस दौर से लेकर आज पेंडोरा तक हम पहुंच गए, बीच में और भी छोटे मोटे लीक्स आते रहे हैं, तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो आज की डिस्कशन का भी क्या यही लुब्बे लुबाब है या नतीजा है कि जी आगे कुछ नहीं हुआ तो अभी भी कुछ नहीं होगा, और कोई बिग शॉट तो वैसे भी जो हम समझते हैं कि जी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लेवल का है वो भी इसमें नहीं है। तो अगर आर्मी ऑफिसर्स के नाम आ गए या मिनिस्टर्स के नाम आ गए या जो क़यादत में लोग हैं उनके नाम आ गए या और हाईलाइटेड लोगों के नाम आ गए, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, इट हैज कम बट इट विल गो सून। देखिए, मेरा ख्याल है कि खास मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता ना आपके देखने वालों को कि शायद हमें आने वाले चंद दिनों में कोई बहुत बड़ा इनकलाब नजर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जो केसेस हैं ये एफबीआर को या एफआईए को रेफर कर दिए जाएंगे, वो केसेस खुल जाएंगे, लेकिन केसेस तो पहले भी बहुत से खुले हुए हैं। यही खुसरो बख्तियार जिनका नाम इस पैराडॉक्स लीक्स में आया है, यही खुसरो बख्तियार जो है ये शुगर स्कैंडल के अंदर भी इनका नाम था, जो शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट बनी उसमें इनका नाम था, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सका। शौकत तरीन साहब के हवाले से हुकूमत पे आने से पहले ही से ही कुछ स्कैंडल्स की बात थी, लेकिन उनका भी कुछ नहीं हो सका।
तो पाकिस्तान की हद तक तो मैं नहीं समझता शायद कुछ हो, लेकिन हाँ दुनिया में जिन मुल्कों जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके जिन लोगों के नाम आए हैं वहाँ यकीनी तौर पे आप आज से ठीक एक बार के बाद देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, जैसे अगर पैनमा में आपको याद हो तो आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी सामने आया था और उसको रिजाइन करना पड़ा था। आइसलैंड के अवाम अंडे और टमाटर देके उसने पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे मारे। तो वहाँ की कौमें भी मुख्तलिफ हैं, वहाँ के हुक्मरान जो है वो पॉलिटिकल मटेरियली डिफरेंट है। हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल मटेरियल है वो पॉलिटिकल मटेरियली बहुत कंटामिनेटेड है। तो हम भी तवक्को रख सकते हैं यहाँ पे कि शायद बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमें नजर आए। ठीक है, विद दैट थैंक यू सो मच अमीर अब्बास, आपने हमें वक्त दिया और बल्कि आपने हमें वक्त के साथ साथ दिखाया कि पीछे आपके ग्रीनरी है और इस्लामाबाद इस वक्त कितना खुशगवार है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एज वेल। बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास की गुफ्तगू के बाद ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आप सबके जहन में ऑलरेडी ये था कि शायद जो चीज़ भी हमारे यहाँ ख़बर बन के आती है वो ख़बर रहती है और फिर वो ख़बर पुरानी हो जाती है और चली जाती है और नई ख़बर उसकी जगह ले लेती है। तब्दीली तो तब आएगी जब इन ख़बरों पर कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगी, जब इनको सीरियस लिया जाएगा और जब ये पूछा जाएगा कि आया ही हो क्यों रहा है। मैं जानना चाहती हूँ हुकूमत वक्त से कि एक सैलरीड पर्सन की तो आप सैलरी एट सोर्स काट लेते हैं, 50,000 60,000 लाख रुपए वाले की जो भी आपका स्लैब बनता है टैक्स का पूरे साल का, अगर वो स्लैब में आता है तो एट सोर्स आप उसका टैक्स काट लेते हैं। आप बाकी लोग जो आपके हत्थे चढ़ते हैं उनका टैक्स काट लेते हैं। तो इन बड़ी मछलियों का भी तो कुछ करें जो ना नैब के हत्थे चढ़ती हैं ना FIA के हत्थे चढ़ती हैं, जिनको खुद आप अपनी साए में थोड़े अरसे साए से निकालते हैं, लोगों को दिखाते हैं, ड्रामा क्रिएट होता है, फिर अपने साए में लेकर दोबारा उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो अगर बिग शॉट्स इस मुल्क में टैक्स नहीं देंगे, टैक्स की चोरी करेंगे, तो एक आम आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक आम आदमी जो एट सोर्स पे अपना टैक्स कटवा के उसके बाद अपने बीवी बच्चों का पेट भरता है, जिसको आप ना तालीम दे रहे हैं, ना उसको सेहत दे रहे हैं, ना उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, ना उसके पास ट्रैवलिंग के मौके हैं, ना उसके पास कोई कहाँ वो बसों में धक्के खा के, कहाँ बिजली घर में नहीं है, कहाँ पानी घर में नहीं है, किस तरह के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, फीस जा रही है आसमान पे स्कूलों की, हेल्थ के कोई मौके नहीं है, बाकी सैर व तफरी तो एक आप छोड़िए कि वो कोने में चली गई। इस सब मामले पे ये मुल्क चल रहा है एक सैलरीड क्लास पे, एवरेज क्लास पे, जो टैक्स वालों के हत्थे चढ़ जाती है। बाकी लोग कहाँ हैं? खुदारा ये जो बड़ी मछलियाँ हैं, कभी इनके मुंह से भी तो कुछ निकाल कर सामने लाइए ताकि पता चले कि जी हमारा पैसा जो जा रहा है या आ रहा है, जो ये मुल्क खसारे में जा रहा है, ये लोग अगर कुछ अपना हाथ बटाएंगे तो हम भी ऊपर आने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही नुसरत हारिस एंड टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।